तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग का शुरू हो रहा है चैप्टर चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इससे पहले जो है ना आपका चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 यानी कि बहुपद, यह जो है ना पूरा एक्सप्लेन के साथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यदि आप उन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर वॉच कर लीजिएगा। उन सभी का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अथवा आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों, यह हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, है ना। यानी कि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको हल करने की कितनी विधियां होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि आज का क्लास होगा हमारा केवल इंट्रो क्लास होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास होगा। किसका? तो चैप्टर 3 का हमारा होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम अपना भाषा में, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो पहले जानते हैं हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है, यानी कि दो चर वाले समीकरण होता क्या है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो, दो चर उपस्थित होना चाहिए, वह रैखिक भी होगा, यानी उसका घात 1 होगा और उसमें दो चर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। तो वह हमारा क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसका मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, जहां पर हमारा a b और c जो है एक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन हाँ a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, जैसे हमारा ax + by + c है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x + 6y + 3 बराबर 0। यह हमारा क्या हुआ, दो चर का रैखिक समीकरण हो गया। यदि हम बनाएंगे समीकरणों का युग्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा दो का समीकरण, ठीक है। अच्छा चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इन समीकरणों को समझ लेते हैं, दो चर वाले को, ठीक है। चलिए दो चर पहले समझते हैं। जैसे हमारा 5x + 3y + 4 बराबर 0, इसमें दो चर है और इसका चर का घात कितना है, 1 है। यहाँ पर भी 1 है। चर हमारा एगो x हो गया, एगो y हो गया, दो चर हो गया। और रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो। आपको हम बहुपद में ही पढ़ाए थे, यानी जिसका पावर 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा y का भी पावर 1 है और x का भी पावर 1 है, तो रैखिक हो गया। और दो चर है तो क्या हो गया, दो चर वाले हो गया, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। जैसे कि 9x + 6y + 7 बराबर 0, यह हमारा क्या हो गया, दो चर वाला समीकरण हो गया, ठीक है। और ले लेते हैं 4x - 3y - 7 बराबर 0, यह हमारा क्या हो गया, दो चर वाला हो गया। चलिए इसमें पहले बात कर लेते हैं ABC का। तो हमारा देखिए ध्यान से, जो a का मान होता है ना, देखिए ध्यान से, ax यानी कि a का जो मान होगा प्यारे साथियों, वो हमारा x का गुणांक होगा। क्या बोलेंगे, a का मान क्या होता है, x का गुणांक होता है, याद रहेगा। a का मान क्या होगा, x का गुणांक। यदि बोलेंगे बताइए तो कि b का मान क्या होगा, b का मान, तो देखिए b हमारा हो जाएगा y का गुणांक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, b हमारा y का गुणांक हो जाएगा। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, a और b और c का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। a हमारा क्या हो गया, x का गुणांक, b हमारा क्या हो जाएगा, y का गुणांक, और c हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, c जो है, c में देखिए ना ही तो x है ना ही y है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद। तो हमारा c क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, यानी कि जिसमें x y नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। चलिए इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
अच्छा चलिए, आपका समीकरण तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है हम लोगों को क्या ए बी सी का मान क्या होगा। पहले समझिए ध्यान से, ए बी सी का मान। तो चलिए यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं हम लोग, ए का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए ए का मान, तो ए के बारे में क्या बताएं आपको, ए हमारा होता है जी एक्स का गुणांक होता है भाई। ए क्या होता है, एक्स का गुणांक। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक हमारा ए का मान हो गया। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक कितना है 4, तो ये हमारा हो जाएगा ए का मान। ठीक है, बी का मान क्या होता है भाई, हमारा बी का मान होता है सर जी y का गुणांक होता है। देखिए ध्यान से, y का गुणांक b का मान, तो y का गुणांक कितना है -3 है। देखिए हो जाएगा -3। और c क्या होता है सर जी, c होता है अचर पद, यानी कि जिसमें ना तो x हो ना तो y हो, यानी कि हमारा हो जाएगा -7। क्या बात समझ में आया। चलिए और समझ लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, इसमें आते हैं, इसका निकालते हैं ए और बी और सी का मान। पहले आप अच्छे से देखिए, आपको जो हम बता रहे हैं ना बिल्कुल सिंपल तरीका में बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब चले यहाँ पे ए का मान निकाल लेते हैं। फिर समझिए ए का मान क्या होता है, एक्स का गुणांक, जो एक्स में गुना के साथ क्या रहेगा, मतलब गुना के रूप में रहेगा, उसको ए का मान कहेंगे। यहाँ देखिए ए जो होगा यह एक्स का गुणांक होगा, यहाँ एक्स हो गया ना, तो गुना रूप में क्या है 5 है, तो हमारा ए का मान हो जाएगा। एंड बी जो होगा हमारा y का गुणांक होता है। यहाँ देखिए y में गुना के साथ, मतलब y के साथ गुना में कौन है 3 है, तो हमारा हो जाएगा b का मान 3 हो जाएगा। और c क्या होता है बच्चों, c हमारा होता है अचर पद, यानी कि जिसमें ना तो x होगा ना तो y होगा, वह अकेला होगा अंक के रूप में, तो कौन है हमारा 4 है। तो हमारा हो गया ए बी सी का मान। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको यह परिभाषा और यहाँ से गुणांक और यह ए बी सी का मान जो आपको हम बताए क्या परफेक्ट समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं यानी क्या जो पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा बिल्कुल आसान हो जाए, बिल्कुल आराम से बना लें, तो आपको जो है ना ई वाला चीज याद रखना पड़ेगा। यदि याद है तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा, यदि याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा बच्चों, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं भी करते हैं ना तो आप हिसाब जब बनाइएगा तो बगल में सूत्र को रखिएगा, बनाने के क्रम में जो है ना आपको याद हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि a1 बटे a2, देखिए यदि आपका a1 बटे a2 रहे बराबर b1 बटे b2 रहे बराबर c1 बटे c2 रहे, ध्यान दीजिएगा यही ना है यहाँ पे। यदि इस रूप में रहेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला क्या होगा, समीकरण युग्म जो है वह संगत हो जाएगा, या संगत को हम लोग क्या बोलेंगे अविरोधी भी कहेंगे। यदि आपका यहाँ देखिए इसको समझिए तरह ध्यान से, यदि दोनों बराबर रहे अर्थात ए बी सी यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर रहे तो क्या होता है, पहला कंडीशन, पहला होता है क्या, समीकरण युग्म संगत होता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे अविरोधी कहेंगे। दूसरा क्या होता है, जब इस रूप में रहेगा तो समीकरण युग्म की ग्राफ रेखाएं जो होती है वह संपाती होती है या आश्रित होती है। अब आपका दिमाग में चलता होगा सर संपाती क्या होता है। चलिए बच्चों आपको हम सिखाते हैं संपाती क्या होता है। जैसे मान लिया जाए, सपोर्ट कीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ मेरा कोई ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम समझिए, क्योंकि यदि आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हैं तो मेरा कर्तव्य होता है कि आपको समझा देना, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये ग्राफ है, चलिए मान लीजिए हमारा y है, नीचे हमारा y डैश होता है, इधर x डैश होगा, इधर हमारा क्या होगा x होगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से ग्राफ खींचते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए समझिए आपको हम किस लेवल से बता रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो आपको बता रहे हैं दिमाग में घुसने वाला चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई और झोल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जो भैया पढ़ने का मतलब क्या होता है, सीखना होता है ना। चलिए जैसे मान लिया जाए कि यह ग्राफ है, ठीक है ना, हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक रेखा ऐसे गुजर गया, एक वो ऐसे जाता है, लेकिन ऐसे नहीं,
ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राफ खींचते होंगे तो कभी कभी क्या होता है, एक रेखा तो ऐसे गया और दूसरा समीकरण का रेखा भी उसी पे गुजर जाता है, उसी पे गुजर जाता है बच्चों। जब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ के गुजर के निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती कहते हैं। अर्थात जब समान बिंदु पर यानी एक ही बिंदु पर दोनों ग्राफ रेखाएं गुजरती है, यानी एक ही बिंदु से गुजरती है, तो उसको क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। क्या कहेगा, जब रेखा पे रेखा गुजरे उसको क्या बोलते हैं, संपाती कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसे मान लीजिए यह रेखा हमारा ए बी है, क्या है, ए बी है, और दूसरा रेखा आके जो है ना, दूसरा समीकरण का दूसरा जो रेखा है आपका उसी पे गुजर गया है ना, ए बी पे ही चला गया। ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं हैं। और इसका जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि संपाती रेखा होगा तो कितना हल होगा बच्चों, अनेक हल होगा। आ गया बात समझ में रेखा। जैसे मान लिया जाए कि, और वो समझा देते हैं आपको, चलिए जैसे मान लिया जाए कि इधर से रेखा है, जैसे मान लिया कि यह सी यह डी है, दूसरा रेखा फिर सी डी से ही गुजर गया है ना, सी डी से गुजर गया। जब रेखा पे रेखा गुजरे, सेम बिंदु पर दोनों रेखाएं गुजर जाती है तो ऐसी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा, या बोल सकते हैं क्या, आश्रित रेखा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा जो है ना पॉइंट 2 है, यदि a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट, हाँ देखिए भैया, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए समीकरण युग्मों का तो क्या होगा, समीकरण युग्म जो है ना संगत होगा और अविरोधी होगा। और समीकरण युग्म की जो ग्राफ रेखाएं होती है वो क्या हो जाएगी भाई, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। अब प्रतिच्छेदी होता क्या है, अब फिर से आपको समझा देते हैं। संपाती तो समझ गए। जैसे मान लिया जाए यह आपका कोई क्या है, कार्तीय तल है, x डैश x y एंड y डैश, ये मूल बिंदु 0 है। 1 2 3 4 जितना ले सकते हैं। बस मेरा काम है क्या, आपको सिर्फ समझाना है। ठीक है ना, एकदम आराम से आपको समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो फिर पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपको बता रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है। चलिए जैसे मान लिया जाए कोई ग्राफ रेखा इधर से चले गई है, ठीक है, और कोई रेखा इधर से चली गई है। ठीक है, याद देखिए, जब एक रेखा दूसरे को काट के निकल जाए, ऐसे रहे ना, तो उसका नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि ई वाला रेखा जो है ना इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पर, तो चलिए मान लिया बिंदु ए पर, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या कर रहा है, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसी रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जब रेखा पे रेखा गुजरे इसका नाम होता है संपाती। जब एक दूसरे को क्रॉसिंग करे यानी काटे, इसका नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा का जो है ना एक अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका 3 है, पॉइंट तीसरा है, यदि a1 बटे a2, यानी बच्चों यदि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, जब आपका इस रूप में रहेगा ना तो समीकरण पता है क्या होता है, असंगत होगा। असंगत को हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं। उसके बाद समीकरण युग्म की जो ग्राफ रेखाएं होती है, यानी कि इस रूप का जो समीकरण होगा ना, इसका जो ग्राफ रेखाएं होती है वह क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात कोई हल नहीं तो कौन हल होगा, शून्य हल, मतलब कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 0 हल हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि अब इसका संपाती समांतर क्या होता है ना। चलिए आपको समांतर भी समझा देते हैं बच्चों। चलिए
समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा ग्राफ रेखा का पार्थिव का कोई ग्राफ रेखा बिंदु है, सॉरी ग्राफ बिंदु है, ठीक है। एक्स डैश वाई, वाई डैश एक्स, यहाँ पे मूल बिंदु, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इधर आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4, जितना ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3। अब प्यारे बच्चों आपको समझा रहे हैं हम कि समांतर रेखा कैसा होता है। जैसे मान लिया जाए कोई रेखा, ग्राफ रेखा है, ऐसे गुजर गया, ठीक है, और दूसरा जो है ना बिल्कुल इसके समांतर गुजर गया। याद देखिए, जब एक दूसरे के पैरेलल जाएगा ना, बिल्कुल समांतर जाएगा ग्राफ, उसका नाम क्या होता है? समांतर ग्राफ रेखाएं। क्या होता है? समांतर। देखिए ये समांतर है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब इसका हल जो है ना कुछ नहीं होता है, क्या होता है? शून्य हल होता है। याद देखिए, जब रेखा पे रेखा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? संपाती हो जाएगा। जब एक दूसरे को क्रॉसिंग करेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिच्छेदी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जब एक दूसरे का समांतर गुजरेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा। आ गया बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो जितना भी आपको बता रहे हैं ना, उसको नोट्स के रूप में उतार लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने का कितना विधि होता है? तो इसको हल करने की बच्चों, ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां होती है। कितना विधि होता है भाई? 3 विधि होता है। पहला हमारा है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन और तीसरा है ब्रज गुणन विधि। ऐसे और 2 विधि होता है। एक होता है ग्राफीय विधि होता है, और एक ग्राफीय हो गया, और एक क्या होता था? एक ग्राफ से हम लोग निकाल लेते हैं, और यार मास उतर रहा है, उसे मान को विलोपित करते हैं। से विलोपन तो हो गया आपका। चलिए याद आएगा फिर देखा जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दो चर वाले समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो आपको बस 3 ही मारना है। कितना विधि? 3 विधि प्रचलित है, 3 को मारना है। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि मारना है, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, आज जो है ना, आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो हो गया खत्म, संपन्न हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास, जो क्लास इंट्रो था हमारा चैप्टर 3 जो था, आप सभी को बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, 3.1 से शुरू करेंगे अब एनसीईआरटी का बुक मैथ का। तो आपको जो हम बताए हैं, जितना पॉइंट बताए मेरे बच्चों, आप इसे प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? और आप चाहते हैं कि यह नोट्स आपको मिले जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी जो है ना हमें फॉलो कर सकते हैं 6201139196 पर, ठीक है ना? बिल्कुल आप सभी को जो है फ्री में नोट्स मिल जाएगा, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिए और जुनून के साथ, उमंग के साथ अपना पढ़ाई कीजिए, ताकि आने वाला समय आपके लिए हो।